हेलो बच्चों। अब पिछले क्लास में हम लोग देखे थे फैराडेज फर्स्ट लॉ, है ना। फैराडेज फर्स्ट लॉ में क्या चल रहा था? डब्लू डब्लू बराबर डब्लू बराबर जेड इंटू क्यू था, है ना। दिस इज ए फैराडेज फर्स्ट लॉ, है ना। डब्लू बराबर जेड इंटू आई इंटू टी, है ना। उसके बाद जेड क्या था? ई अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी। ये इक्वेशन बना था पूरा, मतलब फॉर्मूला बना था। और इसको फाइनल जो फॉर्मूला बनाए थे वो क्या बना था? ई अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी इंटू ईटा, है ना, इफिशियंसी। जिसमें बताए थे क्या, ये क्या है? मास है ना, जो प्रोडक्ट डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे उसका मास है। ई क्या है? इक्विवेलेंट वेट है किसका? जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है। आई क्या है? करंट, टाइम और इफिशियंसी, है ना। ये इफिशियंसी अगर दोनों रॉड का सेम है मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपॉजिट होगा, है ना। चलिए देखो, इसके बाद अब हम आते हैं फैराडेज सेकंड लॉ पे। इसमें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर चुके हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ पे। अब देखो एक चीज, फैराडेज सेकंड लॉ, इसको पढ़ लेते हैं, फिर से और वैरायटी क्वेश्चन करेंगे। फैराडेज सेकंड लॉ क्या बोलता है? इफ इक्वल चार्ज पासेस इनटू टू इलेक्ट्रोलाइट, जैसे वो जो दो इलेक्ट्रोलाइट है वो किस में कनेक्टेड होगा? सीरीज में, है ना। एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट है, दो इलेक्ट्रोलाइट लेके चल रहे हैं, इससे ज्यादा भी हो सकता है। दोनों इलेक्ट्रोलाइट किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। तो उसमें अगर इक्वल चार्ज पास करते हैं दोनों इलेक्ट्रोलाइट से, देन रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट, है ना। कि अगर हम दो इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं तो दोनों इलेक्ट्रोलाइट को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो उससे जो चार्ज पास करेंगे वो दोनों इलेक्ट्रोलाइट से सेम चार्ज पास कर रहे हैं। तो अगर ऐसा करते हैं कि सेम चार्ज पास करते हैं तो उससे क्या रिजल्ट निकलता है कि जो उसका मास का रेशियो होगा, जो प्रोडक्ट डिपॉजिट हो रहा है उसका जो मास का रेशियो होगा उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा। कैसे? देखो, फॉर्मूला हमारा क्या बना था? डब्लू बराबर ऐसे कर देते हैं, जेड इंटू क्यू, है ना। तो यहां से और क्या लिख सकते हैं? जेड बराबर क्यू बराबर आई इंटू टी, ठीक है। और इसको क्यू के फॉर्मेट में ही रहने देते हैं। डब्लू बराबर जेड है तो जेड की जगह पे हम 9E/96500 लिखो और क्यू लिख दो, सिंपल। अब देखो इक्वल चार्ज पास कर रहे हैं तो इफ क्यू इज सेम इफ क्यू इज सेम तो क्या हो जाएगा बताओ? क्यू इज सेम तो डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई मान सकते हैं। देखो ये हटेगा तो ये कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट को हम पहले से हटा दिए, ठीक है। तो क्यू हो गया सेम, दोनों इलेक्ट्रोलाइट, दोनों जो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है जिसको हम सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं, तो उससे अगर सेम चार्ज पास करे, इक्वल चार्ज पासेस, तो इक्वल चार्ज पास कर रहे हैं दोनों में तो ये क्या हो जाएगा? सेम दोनों के लिए। तो हम जो ये इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और वही लिखा हुआ है कि रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स विल बी इक्वल टू देयर रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट। मतलब देखो, जैसे ही Q सेम हुआ तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E हो गया। तो W क्या है? मास ऑफ प्रोडक्ट जो डिपोजिट हो रहा है। E क्या है? जो मास डिपोजिट हो रहा है जो सब्सटेंस, उसका क्या है? इक्विवेलेंट वेट। तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसको और क्या लिख सकते हैं? जैसे दो इलेक्ट्रोलाइट है, दो इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या लिखेंगे? W1/W2 इक्वल्स टू E1/E2, है ना। तो ये बन गया हमारा फाइनल फॉर्मूला और इसी को बोलते हैं फैराडेज सेकंड लॉ, है ना। फिर से सुनना क्या हुआ, अभी हम दो इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, इसके दो फॉर्मेट में लिखे हैं। तीन लेते तो तीन के फॉर्मेट में लिखते, है ना। चार होता तो चार के फॉर्मेट में लिखते। अभी हम दो लिए हैं तो दो के केस में क्या हो रहा है कि अलग अलग दो इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों में हम सेम चार्ज पास किए तो उसका जो मास का रेशियो है उसके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होगा, है ना। मास का रेशियो दोनों का उसके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के
बराबर होगा। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड फैराडेज लॉ, है ना, सेकेंड फैराडेज लॉ। ये हमारा सेकेंड फैराडेज लॉ, इसको याद रखेंगे, है ना। इसी तरीके से फिर इस पे क्वेश्चन आएगा तो इस वाले फॉर्मूला से फैराडेज सेकेंड लॉ का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आया ना डेफिनेशन। लास्ट में यही लिखा हुआ है कि रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज इक्वल्स टू, है ना, टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट, टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। चलिए सेकंड, नेक्स्ट देखो, किलोमीटर एक टर्म है इसमें, उसको ध्यान देना है होता क्या है। किलोमीटर एक ऐसा डिवाइस है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, एक ऐसा डिवाइस है जो ये पता लगाता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे NaCl का एग्जांपल लिए थे तो यहाँ Na सॉलिड जमा हो रहा था और इससे Cl2 गैस निकल रहा था। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट यहाँ पर रिलीज हो रहा है, इसको पता लगाना हो, है ना, एक्सपेरिमेंटल तरीके से कितना अमाउंट निकला है, तो वो अमाउंट पता करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसको किलोमीटर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो फॉर्मूला से निकालते हैं वो थ्योरेटिकल पार्ट है ना। एक्सपेरिमेंटल तरीके से अगर हमको ये पता करना हो कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, वो डिवाइस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, दैट इज कॉल्ड किलोमीटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बन रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस करने से जो प्रोडक्ट निकल रहा है, वो प्रोडक्ट का पता लगाना हो कि क्या अमाउंट निकला है एनोड और कैथोड पे, तो उसको हम किससे पता करते हैं, किलोमीटर से। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, देखो इस पे क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करो, इस क्वेश्चन को करो। वीडियो को रोको और इसको क्वेश्चन करो, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए देखिए क्या बोला है ये, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2, है ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि बोल रहा है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी फैराडे के फॉर्म में हमको देना पड़ेगा ताकि जो कैल्शियम निकले वो 20 ग्राम हमको निकले, किससे, CaCl2 मोल्टेन स्टेट से। जैसे तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं कैसे रहा होगा। ये इस टाइप से है, इस टाइप से है, यहाँ पे बैटरी लगा दो, ये क्या है हमारा एनोड है ना, ये हमारा क्या है, कैथोड है। कैथोड का साइन कैसा होता है, नेगेटिव, ये कैसा है, एनोड कैसा है, पॉजिटिव, है ना। और इसमें क्या रहा होगा, इसमें रहा होगा CaCl2। मोल्टेन बोलने का मतलब इसमें केवल मतलब CaCl2 सॉलिड रहा होगा, उसको पिघला करके मोल्टेन फॉर्म में चेंज कर दिया गया, मतलब इसमें पानी वानी नहीं होगा, है ना, केवल CaCl2 होगा। इसमें Ca2+ का कैटायन होगा और Cl- का कैटायन एनायन होगा, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि CaCl2 से कैल्शियम का जो डिपोजिशन होगा वो 20 ग्राम होना चाहिए। मतलब इस पे जो डिपॉजिट होगा कैल्शियम जो बनेगा, तो कैल्शियम का अमाउंट 20 ग्राम होना चाहिए। तो बताओ बैटरी से कितना करंट जाएगा इसमें इन द फॉर्म ऑफ फैराडे, ताकि 20 ग्राम कैल्शियम इस पे डिपॉजिट हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले यही कि इक्वेशन पहले लिखो क्या बनता है। देखो CaCl2 है, हमको Cl से कोई काम नहीं, हमको कैल्शियम बनाना है, मतलब कैल्शियम से काम है केवल। तो कैल्शियम इसमें कितना है, 2+ में क्या किया, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया और कहाँ चला गया, कैल्शियम सॉलिड में। तो सबसे पहले ये जो कैल्शियम 2+ है, और ये इसका मतलब क्या होता है, 2 फैराडे, है ना, 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 2 फैराडे, और कैल्शियम सॉलिड है तो कैल्शियम कितना निकला। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 1 मोल Ca2+, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेकर के 1 मोल Ca सॉलिड में चला गया, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन को हम 2 फैराडे बोलते हैं। तो यहां से जो कैल्शियम सॉलिड बना वो कितना बना, तो कैल्शियम को हम बोल सकते हैं कि 40 ग्राम कैल्शियम बना, ठीक है। तो यहां से ऐसे फॉर्मेट बना सकते हैं कि 40 ग्राम, है ना, 40 ग्राम कैल्शियम, कैल्शियम किससे प्रिपेयर्ड, है ना, प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैल्शियम 2+, है ना, इज रिक्वायर्ड 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, लिख सकते हैं, है ना।
40 ग्राम जो यहाँ बना है, 1 मोल बना है, 1 मोल को 40 ग्राम बोल सकते हैं ना, मोलर मास इसका 40 ग्राम होता है। तो 40 ग्राम 2 फराडे यूज करने से बना है, तो हमको कितना बनाना है, 20 ग्राम। तो 1 ग्राम 1 ग्राम प्रिपेयर्ड फ्रॉम Ca2+ क्या हो जाएगा बताओ, 2/40 ग्राम, है ना, 2/40 हो जाएगा। तो ये किस में आ जाएगा, फराडे का फॉर्म में। तो कितना में निकालना है, 20 ग्राम से। तो 20 ग्राम Ca प्रिपेयर्ड फ्रॉम Ca2+ कितना हो जाएगा, 2/40 इंटू 20 ग्राम। ठीक, तो 20 दूना 40, ये गया कैंसिल हुआ, कितना निकला, 1 फराडे। यानी कि 1 फराडे हमारा क्या हो गया, आंसर। तो क्या देखें यहां से एक चीज कि 1 फराडे हमको इलेक्ट्रिसिटी इससे देना पड़ेगा, तभी जाकर के 20 ग्राम CaCl2 के मोल्टन स्टेट से प्रोड्यूस होगा, डिपोजिट होगा कहां पे, एनोड, और मतलब कि ये Ca2+ है तो कैटायन कहां जाता है, एनायन के पास। तो माइनस चार्ज यहाँ पे है तो कैटायन कैथोड पे जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन कैथोड पे होगा, मतलब Ca कहाँ जमा हो रहा है, यहाँ पे जमा हो रहा है। तो इस कैथोड पे जो Ca जमा हो रहा है वो कितना होना चाहिए, 20 ग्राम होना चाहिए। और 20 ग्राम जमा होने के लिए जो हमको करंट भेजना पड़ेगा, 1 फराडे भेजना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो ये चीज पहला हो गया क्लियर, है ना। तो अब सेकंड, फटाफट सेकंड करो। सेकंड में क्या करवाना है, Al2O3 से एल्युमिनियम बनाना है, जिसमें 40 ग्राम एल्युमिनियम निकलना चाहिए। तो बताओ कितना इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ फराडे देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसको कुलम में चेंज करना होता तो क्या करते, 1 कुलम में क्या, 1 फराडे में क्या होता है, 96500 कुलम अप्रॉक्स, है ना, एग्जैक्ट नहीं अप्रॉक्स। तो ये तो समझ में आता है ना। चलिए Al2O3 से हमको बनाना है ना। तो सबसे पहले Al2O3 से इसका रिडक्शन होगा ना। तो रिडक्शन में हमको केवल एल्युमिनियम से काम है, तो एल्युमिनियम इसमें कितने में है, 3+ में। तो देखो एल्युमिनियम 3+ से कहां चला गया, एल्युमिनियम 3+ से कहां चला गया, एक मिनट। तो एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के कहां चला गया, एल्युमिनियम सॉलिड में, है ना। एल्युमिनियम 3+ से इलेक्ट्रॉन लेकर के एल्युमिनियम सॉलिड में चला गया। तो हमको बनाना है इसका 40 ग्राम बनाना है, 40 ग्राम एल्यूमिनियम हमको चाहिए। ठीक है, तो 40 ग्राम एल्यूमिनियम चाहिए, तो बताओ कैसे आएगा। तो यही प्रोसीजर है, सेम चीज है ना, कि 2 रॉड है, यहाँ पे 2 रॉड है, यहाँ पे हम क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड लगा दिए। ये हमारा कैसा है, प्लस है, ये कैसा है, माइनस है। ये क्या है हमारा, माइनस चार्ज है, तो ये माइनस हो गया, तो ये हमारा कैथोड है ना। ये प्लस है, तो ये हमारा क्या है, एनोड है। ठीक है, और कैथोड है, ये एनोड है। तो हमको क्या कराना है, रिडक्शन। तो रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे। मतलब अल्युमिनियम कहाँ जमा होगा, कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पे। तो कितना जमा होना चाहिए, तो ये जमा होना चाहिए 40 ग्राम। ठीक, तो सबसे पहले सेम चीज पिछले जैसा रिएक्शन है सेम, है ना। क्या करना पड़ेगा बताओ, एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पे, देखो 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम 3 फराडे लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल Al3+ 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया और 1 मोल ऑफ अल्युमिनियम सॉलिड बन गया। ठीक है, तो यहां से हम क्या बना सकते हैं कि सबसे पहले 1 मोल एल्युमिनियम है, तो हम इसको मोलर मास के फॉर्म में ले लेते हैं ना। तो 1 मोल एल्युमिनियम मतलब 27, है ना, 27 ग्राम। तो 27 ग्राम अल्युमिनियम का रिडक्शन करने के लिए, एल्यूमिनियम का रिडक्शन करने के लिए किससे, फ्रॉम Al3+ से, तो कितना हमको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ा है, 3 फराडे। ठीक, तो 1 ग्राम के लिए कितना देना पड़ेगा, 3 फराडे अपॉन 27, है ना। फिर कितने के लिए चाहिए, 40 ग्राम हमको निकालना था एल्यूमिनियम। तो 40 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए बताओ कितना देना पड़ेगा, 3/27 इंटू 40। तो ये कितना हो गया, 3×27, है ना, 40/90 फराडे। इसके फॉर्म में देना पड़ेगा, इसको पॉइंट के फॉर्म में चेंज कर देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये इतना हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ फराडे, है ना, 40/9। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो रिएक्शन से कैसे निकालते हैं वो भी आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैरायटी बनता है ना। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो और करो इसको जल्दी।
चलिए देखिए, solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrode using a current of 5 ampere for 20 minutes. What mass of nickel is deposited at cathode? ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि निकल नाइट्रेट का सोल्यूशन है, उसको हमको क्या करवाना है, इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है। वही कंटेनर के अंदर निकल नाइट्रेट का सोल्यूशन रखो, बैटरी जोड़ो, इस टाइप से है ना, कि 2 रॉड लगा दिए, इस पे इस टाइप से बैटरी लगा हुआ है, और इस पे कौन सा चार्ज है, माइनस, इधर कौन सा चार्ज है, प्लस, इधर क्या है, एनोड, इधर क्या है, कैथोड, और सोल्यूशन क्या है यहाँ पे, तो सोल्यूशन है निकल नाइट्रेट का, है ना। सोल्यूशन किसका है, निकल नाइट्रेट का, सोल्यूशन है निकल नाइट्रेट का। तो हमको क्या करवाना है, इसका इलेक्ट्रिसिटी देकर के इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। तो कितने से 5 एम्पेयर हम करंट दिए हैं 20 मिनट्स के लिए। तो व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपोजिटेड एट कैथोड। कैथोड का बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो निकल कौन सा चार्ज में है, निकल है Ni2+ में। देखो निकल नाइट्रेट, निकल नाइट्रेट में निकल जो है वो कितने चार्ज में है, 2+ में। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया, कहाँ चला गया, Ni सॉलिड में, ठीक है। Ni2+ 2 इलेक्ट्रॉन लिया, Ni सॉलिड में चला गया। तो सबसे पहले यही कि हमको कितना मास डिपॉजिट होगा, तो सबसे पहले यही कि करंट वगैरह देते हैं तो फैराडेज फर्स्ट लॉ यूज कर सकते हैं, उसमें था, है ना, क्या फॉर्मूला बनता था वहां पे, W बराबर I इंटू क्यू, सॉरी, W बराबर Z इंटू I इंटू टी, है ना। देखो इफिशियंसी यहाँ भी आता है साथ में, लेकिन इफिशियंसी के बारे में कुछ नहीं दिया है, मतलब 1 मान लेंगे, ठीक है। तो W बराबर Z इंटू I इंटू टी। तो W हमको निकालना है, वेट ऑफ डिपोजिटेड, तो वही तो निकालना है, ठीक है। अब देखो कैथोड पे पूछा है, कैथोड हो चाहे एनोड हो, बराबर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ जो प्रोडक्ट बन रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस का, वो इक्वल अमाउंट में जमा होता है। तो हमको कैथोड पे निकालना है, सिंपल है। तो क्या करेंगे बताओ, E/96500 इंटू आई इंटू टी। सबसे पहले यहां से क्या करेंगे, E बराबर क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर जो जमा हो रहा है ना, इंटू 96500 इंटू आई इंटू टी। क्या बना यहां से, मोलर मास हमको लिखना है किसका, निकल का। निकल डिपोजिट हो रहा है तो निकल का लिखना है, ऐसा नहीं करेंगे कि निकल नाइट्रेट का लिख देंगे। निकल नाइट्रेट सोल्यूशन के अंदर है, डिपोजिट जो हो रहा है वो निकल का डिपोजिशन चल रहा है ना, निकल का इन्वॉल्वमेंट है, तो केवल निकल का मोलर मास लिखाएगा। तो वो कितना होता है, तो याद होना चाहिए 58.7, है ना। अच्छा यहाँ दिया नहीं है, जनरली दिया रहता है। तो मोलर मास ऑफ निकल, मोलर मास ऑफ निकल कितना होता है, 58.7। इसको ध्यान रखना है ना। तो लिखो यहाँ पे, ठीक। एन ये मोल्स जो एन फैक्टर है, एन फैक्टर वो वैलेंसी फैक्टर जिसको बोलते हैं, वो कितना है, 2 है, एन का वैल्यू 2 है। तो 2 डालो इंटू 96500 इंटू करंट कितना है, करंट है 5 एम्पेयर, इंटू टाइम कितना है 20 मिनट्स। तो मिनट्स को किसमें चेंज करेंगे, 20 इंटू 60, है ना, 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 20 इंटू 60, तो ये सेकंड में आ गया, ये एम्पेयर में आ गया, है ना। ये क्या होता है, 96500 का यूनिट कुलम्ब, है ना। ये क्या होता है, कुलम्ब पर मोल, कुलम्ब पर मोल। और ये क्या होता है, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। और ये क्या है, Q बराबर होता है I इंटू टी। तो पूरा का यूनिट क्या होता है, कुलम्ब। तो कुलम्ब कुलम्ब कैंसिल, मोल, ये मोल कैंसिल, बचा क्या, ग्राम में, है ना। तो जो आंसर आता है वो ग्राम में आता है। तो इसका लगभग जो कैलकुलेशन करके आता है, अभी तो हमको ध्यान में है, आप लोग कर लेना, लगभग इसका आता है 1.8 ग्राम के आसपास, ठीक है। तो जो वेट डिपोजिट हुआ वो कितना हुआ, 1.8 ग्राम डिपोजिशन हुआ निकल का, कहाँ पे, कैथोड पे। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है, और इसको हम ध्यान में रखेंगे कि कैसे कैसे इसका सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मर्करी will be produced by electrolysis 1 molarity mercury nitrate solution with a current of
2 एम्पेयर फॉर 3 आवर्स, है ना, सेम क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है। पहले सॉल्व करो, फिर हम इसका सोल्यूशन बताते हैं, जल्दी फटाफट। चलिए देखिए, क्या होता है कि हमको निकालना है मोल्स किसका, मरकरी का। विल बी प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलिसिस 1 मोलरिटी Hg नाइट्रेट। देखो फिर से वही केस है, रॉड दिए, ये रॉड बैटरी लगा दिए, इधर माइनस है इधर प्लस है, ये कौन सा है, ये है एनोड है, ये क्या है, ये हमारा कैथोड है, माइनस है प्लस है, ठीक है। और ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किसका है, मरकरी नाइट्रेट का। किसका सॉल्यूशन है, मरकरी नाइट्रेट का। तो हमको किसका डिपोजिशन करवाना है, मरकरी का, लेकिन इस बार क्या बताना है, मोल्स बताना है, ठीक है। तो क्या कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो सबसे पहले ही इसका लिखो रिएक्शन। तो Hg2 प्लस है ना, कहाँ चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कहाँ चला गया, Hg लिक्विड में, ठीक है। सबसे पहले फिर से फॉर्मूला लगा दो, वही वाला फैराडेज फर्स्ट लॉ वाला, W बराबर Z इंटू आई इंटू टी। अगर इफिशियंसी कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब 100% इफिशियंसी मान के चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले W बराबर E अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी, यही होगा, है ना। फिर W बराबर E क्या होता है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर इंटू 96500 इंटू आई इंटू टी, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ जो मास आएगा किसका आएगा, निकल का आएगा, निकल नहीं सॉरी मरकरी, किसका मास आएगा, मरकरी का आएगा। मोलर मास भी मरकरी का होगा, तो मास अपॉन मोलर मास कर देंगे तो मोल्स आ जाएगा, वही तो पूछा है ना। तो सिंपल क्या करेंगे, देखो वेट अपॉन मोलर मास, है ना, क्या बना ये, वेट अपॉन मोलर मास n फैक्टर इंटू 96500 इंटू आई इंटू टी बना ये, है ना। अब देखो ये क्या बन गया, मोल्स ऑफ मरकरी, क्या बना, मोल्स ऑफ मरकरी 1 अपॉन वैलेंसी फैक्टर कितना आया, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, आई कितना है इसमें 2 एम्पेयर, और करंट कितना है 3 आवर्स को हम पहले मिनट में चेंज किए तो 60 से मल्टीप्लाई, एक बार और 60 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा ये सेकंड में। तो ये फॉर्मेट बना, और यहाँ से किस में आ जाएगा, मोल में। देखो ये इसका क्या यूनिट आएगा, कूलम्ब, इसका क्या यूनिट आएगा, कूलम्ब पर मोल, है ना। और ये आई इंटू टी जो पूरा का यूनिट क्या बनता है, कूलम्ब, तो कूलम्ब कूलम्ब कैंसिल, ऊपर जाएगा मोल, तो मोल आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो लगभग ये जो वैल्यू आता है ना वो 0.11 मोल आता है। तो इसको रखेंगे ध्यान में, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, वैरायटी है ना। और आगे टॉपिक बढ़ाते हैं, फिर और भी कोई वैरायटी बनता है तो उसको हम कराते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अब आ जाओ नेक्स्ट पे। चलिए देखिए, प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, बताए थे, इसका हम जिक्र किए थे कुछ लेक्चर पहले कि प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस एक टॉपिक है जिसको हमको पढ़ना है, या फिर इसको और भी क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल डिपोजिशन, है ना। प्रेफरेंशियल डिपोजिशन या फिर प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है वो समझो। देखो जैसे हम बताए थे कि 2 रॉड लिए इस टाइप से, है ना, और इसमें माइनस है प्लस है, ये हमारा एनोड है, चार्ज कौन सा है, प्लस, ये हमारा क्या है, ये हमारा कैथोड है, चार्ज कौन सा है, माइनस, ठीक है, प्लस है माइनस है। सॉल्यूशन में हम ले लेते हैं अभी के लिए NaCl मोल्टेन, ठीक, और एक बार NaCl, एक बार NaCl मोल्टेन यहाँ पे लिए हैं, और इसको ले लो एक्वस। 2 कंडीशन है, एक हमारा NaCl मोल्टेन है, एक हमारा NaCl एक्वस है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, देखो एक चीज कि हम बताए रखे हैं इसमें कि अगर मोल्टेन लिए हैं तो मोल्टेन मतलब क्या होता है कि सॉलिड को पिघला देना, केवल सॉलिड को पिघला देना। तो
इसमें पानी वानी नहीं है ना, सॉल्वेंट नहीं है कुछ भी, तो Na+ और Cl- है केवल। तो केवल एक केटायन एक एनायन, एक केटायन है एक एनायन है, तो केटायन आराम से कैथोड पे चला जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, एनायन हमारा एनोड पे चला जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना। केवल देखो गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या डिफरेंस था, केवल साइन का, है ना। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, चाहे गैल्वेनिक हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक हो। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है ना। तो NaCl मोल्टेन है, तो NaCl मोल्टेन में Na+ का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, Cl- का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। कोई लोचा नहीं है इसमें, क्योंकि एक केटायन है एक एनायन है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक। लेकिन जब हम बात करते हैं किसका, एक्वस स्टेट का, एक्वस स्टेट का बोलने का मतलब अब ये सॉल्यूशन बन गया, मतलब दो कंपोनेंट है इसमें। सॉल्यूशन का मतलब दो कंपोनेंट, इसका लिक्विड सॉल्यूशन में कंपोनेंट पढ़ा रखे हैं, है ना। सिंगल कंपोनेंट है कोई सॉल्यूशन नहीं, दो कंपोनेंट है बाइनरी सॉल्यूशन है, तीन कंपोनेंट है टर्नरी सॉल्यूशन है, चार कंपोनेंट है क्वाटरनरी सॉल्यूशन है। तो ऐसे ऐसे सॉल्यूशन बनता चलता है। और हम लोग जो लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ते हैं वो कौन सा कंपोनेंट का पढ़ते हैं, दो कंपोनेंट का, जिसमें से उसको बोलते क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन। उसमें से एक कंपोनेंट है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, दूसरा कंपोनेंट को सॉल्वेंट, है ना। तो सॉल्यूट क्या है हमारा यहाँ पे NaCl, सॉल्वेंट क्या है, एक्वस है तो पानी है। अदर देन पानी होता तो उसको हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते, ठीक है। तो NaCl एक्वस है, तो NaCl एक्वस में NaCl के साथ साथ क्या है, पानी है, ठीक। तो देखो क्या होता है, यहां से हम इसको क्या करते हैं कि इसको ब्रेक करो, Na+ और Cl-, और पानी में क्या होगा, H+ और OH- होगा। तो Na+ और Cl-, H+ और OH-, देखो केटायन कितना हो गया, दो, एनायन कितना हो गया, एनायन कितना हो गया, दो। तो अब कैथोड पे दो केटायन में कौन जल्दी पहुंचेगा, इसका चलता है कंपटीशन, है ना। तो हमको डिसाइड करना है कि कौन सबसे पहले पहुंचेगा। तो यही चीज पता लगाने के लिए हम लोग पढ़ते हैं प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलाइसिस, कि दोनों में से कौन सबसे प्रेफर करेगा रिडक्शन के लिए, दोनों एनायन में से कौन पहले जाएगा ऑक्सीडेशन होने के लिए। उससे पहले एक पॉइंट और देखो क्या होता है कि जैसे H2O है ना। तो H2O अगर हम प्योर फॉर्म में लेते हैं तो प्योर फॉर्म में केवल H2O में कोई इंप्योरिटीज नहीं होता, केवल वाटर होता है ना। अदर देन ऐसे लेते हैं नॉर्मल पानी तो उसमें इंप्योरिटीज वगैरह भी आता है। तो H2O अगर हम डिस्टिल वाटर की बात करें कि नॉर्मल प्योर वाटर का, तो उसमें H2O में H+ होगा, OH- होगा, इसके अलावा कोई केटायन कोई एनायन नहीं होगा, ठीक। तो इसमें हम पढ़ा रखे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में कि जब प्योर वाटर होता है तो उसका 1 बिलियन मॉलिक्यूल, मतलब 10⁹ है ना, 1 बिलियन मॉलिक्यूल ले ले तो उसमें से सही से दो मॉलिक्यूल भी ब्रेक नहीं करता, सही से दो मॉलिक्यूल भी ब्रेक नहीं करता, मतलब एक मुश्किल से एक तो कर जाता है, दूसरा मुश्किल से करता है ना। तो बताओ 10⁹ मॉलिक्यूल है, 1 बिलियन मॉलिक्यूल है, उसमें से दो भी सही से ब्रेक नहीं कर रहा, इसका मतलब वो H+ और OH- के फॉर्म में टूट ही नहीं रहा। जब टूट ही नहीं रहा तो फिर हम ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है वो समझो, कि इससे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर Na+ का बात कर रहे हैं तो Na+ के साथ साथ दूसरा वाटर का हम एक साथ बात करेंगे, कि या तो Na+ का रिडक्शन हो जाएगा, नहीं तो वाटर का रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। हम H+ का बात नहीं करेंगे, H2O का बात करेंगे एक साथ। फिर Cl- का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, नहीं तो वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो वाटर का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, वाटर का रिडक्शन भी हो सकता है ना। तो केटायन और एनायन का फॉर्मूला हम समझाने के लिए बताएं, लेकिन क्यों ये ब्रेक करता नहीं है इसलिए हम वाटर को लेकर चलते हैं। तो वाटर का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, वाटर का रिडक्शन भी हो सकता है, इसलिए हम लोग जितना भी एलिमेंट है सबका ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो पढ़ते ही है, साथ में वाटर का भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ते हैं। यहां पे H+ का ऑक्सीडेशन का बात करें या फिर OH- का H+ का रिडक्शन का बात करें, है ना, या OH- का क्या करें ऑक्सीडेशन का बात करें। तो H+ का रिडक्शन का बात करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल H+ के लिए अगर स्टैंडर्ड का बात करते हैं तो 0 होता है ना। लेकिन वाटर का जब हम रिडक्शन का बात करते हैं तो इसका इससे अलग हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि H+ का रिडक्शन कर रहा है H2 में, जैसे H+ का रिडक्शन क्या होगा, H+ का रिडक्शन क्या होगा कि 2H+, है ना, दो इलेक्ट्रॉन लेकर के कहां चला गया, H2 में चला गया, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0.00, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और OH- का क्या होता है ऑक्सीडेशन, ठीक। तो इसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन अलग चीज हो गया और वाटर का अलग हो गया। तो मिक्स नहीं करेंगे कि H+ का रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब जैसा वाटर का होता है वैसा होता है, ऐसा नहीं। ये अलग चीज है, H+ और OH- का ऑक्सीडेशन रिडक्शन करना, और वाटर का अलग चीज है, ठीक। तो अब हम जब भी एक्वस सॉल्यूशन का बात करेंगे तो जो एलिमेंट है, एलिमेंट का केटायन एनायन तो चल ही रहा है। अगर एलिमेंट जो है जैसे NaCl था, तो अगर वो एक्वस पार्ट है, एक्वस सॉल्यूशन का पार्ट है,
तो वाटर का बात करेंगे कि वाटर का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन हुआ तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा वाटर का, तो O2 गैस निकलेगा, और वाटर का अगर रिडक्शन होता है तो कैथोड पे होगा, H2 गैस निकलेगा। तो ये बात को याद रखेंगे कि वाटर का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो O2 गैस रिलीज होता है, और वाटर का जब भी रिडक्शन होता है तो H2 गैस रिलीज होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे कि Na है प्लस, तो वाटर का या तो Na का रिडक्शन होगा, नहीं तो वाटर का रिडक्शन होगा। तो Na का रिडक्शन होगा तो Na सॉलिड जमा होगा इस रोड पे। अगर वाटर जीत जाएगा तो जीत जाने का मतलब क्या है कि Na जाएगा दौड़ के, वाटर जाएगा, दोनों में जल्दी जो पहुंचेगा कैथोड पे उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो वाटर का रिडक्शन अगर होता है तो वाटर का रिडक्शन से H2 गैस रिलीज होता है ना। तो यहाँ पे H2 गैस ऐसे निकलता हुआ दिखेगा। अगर Na का हुआ तो Na सॉलिड यहाँ पे जमा हो जाएगा, तो प्रोडक्ट दोनों केस में चेंज हो जाएगा। इसलिए हमको पता करना जरूरी है कि दोनों कैटायन में से या दोनों पार्ट में से कौन सबसे पहले कैथोड पे रिडक्शन के लिए पहुंच रहा है। उसी प्रकार से एनोड पे आ जाओ, एनोड पे कौन जाता है, एनायन जाता है। तो एनायन में कौन है, Cl- है ना। Cl- है तो अब बताओ Cl- का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होता है Cl- का, तो क्या बनता है, Cl2 गैस। तो Cl2 गैस निकलेगा यहां से, नहीं तो अगर Cl- से पहले H2O पहुंच गया, उसके पास वाटर का मॉलिक्यूल पहुंच गया एनोड पे, तो वाटर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और वाटर का ऑक्सीडेशन से क्या निकलता है, O2 गैस, है ना। तो देखो एनोड पे जो प्रोडक्ट बन रहा है, या तो अगर वाटर पहुंचा तो वाटर के लिए O2 गैस निकलेगा, नहीं तो Cl- का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो Cl2 गैस रिलीज हो जाएगा। तो या तो O2 निकलेगा, नहीं तो Cl2 निकलेगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो ये समरी है पूरा क्या, कि सबसे पहले अगर मोल्टेन स्टेट में है, एक केटायन है एक एनायन है, तो हमको सोचने का कोई जरूरत नहीं है। केटायन है तो उसका रिडक्शन करा दो, एनायन है तो ऑक्सीडेशन करा दो। लेकिन अगर उसमें हम पानी ऐड कर दिए तो हम सोल्यूशन बना दिए, तो अब पानी में जो भी कोई एलिमेंट मिला है, तो जैसे यहाँ NaCl था, तो NaCl में अगर कैथोड पे किसी को जाना है, Na+ जाएगा कि वाटर जाएगा, तो दोनों में क्या चलेगा, कंपटीशन चलेगा। और कंपटीशन से जो सबसे पहले पहुंचेगा उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। उसी प्रकार से एनोड पे Cl- है, वाटर है, तो जो जीत जाएगा वो चला जाएगा एनोड पे, और उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यही जीतने वाला चीज कि कौन जीतेगा वो कैसे हमको पता चलेगा, तो वो पता करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलाइसिस, टॉपिक का नाम है ना। तो उसी को स्टार्ट करने वाला है। तो ये हमारा पॉइंट था, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए तो आ जाओ अपने पॉइंट पे। देखो इसमें पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पार्टिकुलरली व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कैरिड आउट, देयर मे बी 2 or more स्पीसीज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन विच मे compete फॉर रिडक्शन एट कैथोड, ऑक्सीडेशन एट एनोड, है ना। ये बताया है कि जैसे जिसका हमको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है उसमें स्पीसीज 2 या 2 से ज्यादा हो, तब क्या होता है, कंपटीशन चलता है कहाँ पे, कैथोड और एनोड पे जाने के लिए, कि किसका रिडक्शन होगा सबसे पहले, किसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो समझाया है वही लिखा हुआ है। फॉर अ स्पीसीज कंपीटिंग फॉर रिडक्शन एट कैथोड, कैथोड पे क्या कराना है, रिडक्शन कराना है, तो हायर इज द डिस्चार्ज पोटेंशियल, हायर इज द डिस्चार्ज पोटेंशियल, ग्रेटर विल बी इट्स ईज टू अंडरगो रिडक्शन एट कैथोड। इसका मतलब समझना क्या, कि जैसे मान लो 2 स्पीसीज है ना, अभी क्या कहा था, जैसे था Na+ और वाटर था, Na+ था और वाटर था। तो Na+ और वाटर में जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा या फिर SRP वैल्यू, है ना। देखो यहाँ 2 चीज लिखे हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल लिखे हैं, या फिर SRP वैल्यू लिखे हैं। जिसमें दोनों में से SRP वैल्यू जिसका ज्यादा जल्दी जाएगा कैथोड पे रिडक्शन के लिए, एक ये पॉइंट है। दूसरा डिस्चार्ज पोटेंशियल बोलने का मतलब क्या, दोनों में डिस्चार्ज पोटेंशियल अलग अलग होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा वो जाएगा रिडक्शन करने के लिए। होता क्या है यहाँ पे दोनों का थोड़ा मीनिंग अलग अलग है ना। यहाँ ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट आता है, ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट आता है, जो आगे हम समझाएंगे क्या होता है। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल इसी के लिए यूज करते हैं, कि डिस्चार्ज पोटेंशियल यूज करना ज्यादा सही है ना, उसको हम आगे समझाएंगे। सिंपल समझो कि जिसका दोनों में रिडक्शन करने का टेंडेंसी ज्यादा, मतलब SRP वैल्यू ज्यादा, वो जल्दी जाएगा कैथोड पे और उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, है ना। तो वही लाइन लिखा हुआ है कि जिसका ज्यादा होगा डिस्चार्ज पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल और SRP, ग्रेटर विल बी इट्स ईज टू अंडरगो रिडक्शन एट कैथोड। ठीक, तो हम क्या करेंगे ना, इसी अब डिस्चार्ज पोटेंशियल का याद तो रखना नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक सीरीज बनाएंगे, वो सीरीज को हम याद रखेंगे, उससे हम पता लगा लेंगे कि कौन रिडक्शन कर रहा है कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक है, तो आ जाओ अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। इन जनरल कैटायन अंडरगो रिडक्शन एट कैथोड, इन जनरल है ना। देखो जैसे ही बताए थे Na+ है वाटर में, तो इस पे तो चार्ज है कि ये कैटायन है, इस पे कोई चार्ज नहीं है,
है ना। तो कैटायन है तो कैटायन जाएगा, जनरली कैटायन कहाँ जाता है, कैथोड पे रिडक्शन करने के लिए, ठीक है। और एनायन जनरली कहाँ जाएगा, एनोड पे। जनरली बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता, नॉर्मल नहीं है, जनरली बात करते हैं। तो कैटायन कैथोड पे और एनायन एनोड पे। तभी हम कैटायन एनायन को इधर उधर भेज रहे थे कि कैटायन है तो कैथोड पे भेज दे रहे थे, एनायन है तो एनोड पे भेज दे रहे थे, है ना। समझ में आया। चलिए आगे देखिए। चलो, प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलाइसिस और प्रेफरेंशियल डिपोजिशन वही टॉपिक चल रहा है। अच्छा, इसमें वही बता रहे थे ना, सीरीज बनाना है बेस्ड ऑन अ डिस्चार्ज पोटेंशियल, बेस्ड ऑन अ डिस्चार्ज पोटेंशियल, जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल है, बोलते हैं इसको, या फिर एसआरपी, है ना, ये नहीं एसआरपी है लिखा हुआ है, एसआरपी वैल्यू। उसके हिसाब से इसको क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। डिस्चार्ज पोटेंशियल, एसआरपी वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट आता है, बार बार बोल रहे हैं, आगे समझाएंगे। एंड ओवर वोल्टेज क्या होता है वहीं से समझ में आएगा। अभी हम सीरीज बना दिए है ना इसके बेस पे कि जिसका ज़्यादा होगा उसको हम पहले रिडक्शन होगा तो उसको हम इधर रखें, है ना। तो यहाँ से इधर जाएंगे, सबसे पहले क्या है, K प्लस Ca2 प्लस Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस वाटर है, फिर जिंक 2 प्लस है, Fe2 प्लस है, H है, कॉपर AgAu, वो एक्टिविटी सीरीज है ना, उसको याद रखेंगे तो उससे आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इधर जाएंगे तो हमारा डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज करता है। मतलब अगर हमको Ag और Au है सोल्यूशन के अंदर, तो दोनों में सबसे पहले कौन जाएगा कैथोड पे, तो Au3 प्लस जाएगा, है ना। जैसे अभी हम क्या लिए थे, Na सॉलिड लिए थे, है ना। तो Na सॉलिड में इधर Na है, इधर वाटर है, तो कौन आगे है, वाटर है। तो Na और वाटर के केस में वाटर चला जाएगा रिडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो H2 गैस रिलीज कर देगा, ना कि Na सॉलिड जमा होगा। पता लगा लिए, है ना। तो जैसा अभी हम पूछते कि NaCl एक्वस है, तो बताओ इसका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सबसे पहले Na के साथ और क्या क्या है, Na प्लस है, वाटर है। तो जो दोनों में आगे होगा, आगे कौन है, वाटर है, Na इधर है, तो आगे वाटर है Na से, इसका मतलब वाटर कहाँ जाएगा, जल्दी जाएगा कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या निकलेगा बताओ, वाटर का रिडक्शन होकर क्या निकलता है, H2 गैस। कैसे निकलता है वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये चीज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ रिडक्शन एट कैथोड, समझ में आता है ना। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे जैसे आगे जाएंगे तो ईज मतलब कि बढ़ता है, मतलब कि रिडक्शन करने का टेंडेंसी बढ़ता है। तो देखो वाटर का हम, अच्छा ये रिएक्शन भी याद रखेंगे, हम अलग से बताए थे कि अलग से एलिमेंट के साथ साथ वाटर का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी याद रखना है। तो जैसे ये पानी है तो वाटर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, 2 मोल्स ऑफ वाटर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 गैस रिलीज किया और OH माइनस में चेंज हो गया। तो देखो क्या होता है, इसको याद रखने का तरीका क्या है, H प्लस फॉर्म में ब्रेक कर दो, इसको OH माइनस के फॉर्म में ब्रेक कर दो, ठीक है। क्या कराना है हमको, रिडक्शन कराना है। तो रिडक्शन जनरली H प्लस का होगा, तो H प्लस का रिडक्शन होकर कहाँ चला जाएगा, H2 में चला जाएगा, ठीक। बच कौन गया, OH माइनस। तो देखो यहाँ OH माइनस आ गया। ये याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं कि H2O है तो H प्लस और OH माइनस को अलग अलग ब्रेक कर दो। अगर रिडक्शन हो रहा है तो H प्लस का रिडक्शन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो OH माइनस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। हम बताए हैं कि एलिमेंट के साथ साथ जैसे NaCl एक्वस है, तो हमको पूछेगा क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट ऑफ NaCl एक्वस का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो बताओ प्रोडक्ट जो बनेगा वो किसका बनेगा, है ना। तो NaCl एक्वस में NaCl और पानी है, तो NaCl पानी में बताओ कैथोड पे कौन निकलेगा, एनोड पे कौन निकलेगा, तो Na प्लस के साथ साथ पानी है, तो Na प्लस और पानी में जो जीत जाएगा तो कौन जीता, वाटर जीता। तो वाटर का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो वाटर का रिडक्शन होकर क्या प्रोडक्ट बनेगा वो भी तो आना चाहिए, तो उसके लिए हमको ये रिएक्शन याद होना चाहिए, ठीक है। तो वाटर का रिडक्शन होता है तो यहाँ H2 गैस निकलता है। तो हम इसको और याद रखने का इजी तरीका क्या होता है वो समझो, H2O में H प्लस और OH माइनस में ब्रेक करो। अगर H प्लस OH माइनस में ब्रेक कर दिए, उसके बाद अगर हमको रिडक्शन कराना है तो H प्लस का रिडक्शन कराओ, ऑक्सीडेशन कराना है तो OH माइनस का ऑक्सीडेशन कराओ। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो अभी हमको क्या कराना है, रिडक्शन हम देख रहे हैं, तो रिडक्शन कराना है वाटर का। तो वाटर का रिडक्शन में H प्लस का रिडक्शन होगा, H प्लस का रिडक्शन होकर कहाँ चला गया, H2 में चला गया। फिर हमारे पास बच क्या गया, OH माइनस। तो OH माइनस को हम यहाँ लिख दिए, समझ में आया, है ना। तो देखो यहां से क्या बना, अब देखो H प्लस का हो गया इसका रिडक्शन, है ना। OH माइनस का क्या हो गया यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ, OH माइनस एज इट इज आ गया यहाँ पे, है ना। फिर क्या कर देंगे, इसको बैलेंस कर देंगे, ठीक। तो H प्लस यहाँ पे रिडक्शन हुआ तो H2 हो गया, तो यहाँ H 2 लेना पड़ा, है ना। टोटल H कितना है, 4। तो टोटल H 4 में यहाँ H है तो यहाँ 2H आया, तो बचा कितना, 2H बचा, है ना। तो यहाँ पे H कितना आया, 2। तो 2H के चक्कर में O को भी बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो O अपने आप बैलेंस हो गया। यहाँ O2 है तो यहाँ O2 आगे लगा है तो 2 बैलेंस हो गए, ठीक है। तो इसको याद रखना है। एक और चीज क्या याद रखना है, इसका SRP वैल्यू भी याद रखना है। SRP मतलब क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या, इसमें जो OH माइनस होगा वो 1 मोलरिटी होगा। बता रखे हैं कि अगर स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन लेते हैं तो सोल्यूशन में
जो स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन लेते हैं तो उसमें जो एनायन पार्ट होता है वो सोल्यूशन में रहता है, तो उसका कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी होना चाहिए। तो हम इसको क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट। कोई गैस रहता तो 1 बार प्रेशर होता, तो अभी क्या है 1 मोलरिटी, इसलिए ये स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन पे है। तो हम इसका जो एसआरपी वैल्यू लेंगे, ई नॉट, नॉट इसलिए लगा क्योंकि 1 मोलरिटी है, इसके अलावा कोई और मोलरिटी होता है तो नॉट नहीं लगाते। तो ई नॉट एसआरपी वैल्यू कितना आया, -0.83। तो इसमें वोल्टेज को भी याद रखना है वाटर का, और रिएक्शन को भी याद रखना है, और रिएक्शन को याद करने का तरीका हम बता दीजिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है एट pH7। pH7 का मतलब क्या, pH7 का मतलब क्या, H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो गया 10 का -7, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो गया 10 टू द पावर -7। अभी क्या था 1 मोलरिटी, तो ये आया। अगर 10 टू द पावर -7 मोलरिटी हो गया तब क्या हो जाएगा, तब ये स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन 1 मोलरिटी पे होता है, उसका मोलरिटी हम चेंज कर दिए कितना 10 टू द पावर -7। तो इसलिए अब जो आरपी रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो एसआरपी नहीं बोलेंगे और नोट भी नहीं लगाएंगे, तो नॉर्मल क्या हो गया रिडक्शन पोटेंशियल, वो कितना होता है -0.42। तो हमको जो याद रखना है वो फेमस है कि एसआरपी वैल्यू याद रखो, क्योंकि इसी से ज्यादातर कंपेयर कराता है, तो ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट देखो, अब हम ऑक्सीडेशन वाला केस देखते हैं। अभी तक हम क्या देख लिए, रिडक्शन का केस। तो ऑक्सीडेशन के केस में क्या होता है कि बेस्ड ऑन अ डिस्चार्ज पोटेंशियल फॉर अ स्पीसीज कंपीटिंग एट एनोड। फिर से ये एनोड का सीरीज है, तो एनोड का सीरीज में सबसे पहले कौन आया SO4 फिर NO3 फिर H2O फिर OH फिर Cl फिर Br फिर I-। मतलब इधर जाने पे कंपटीशन, मतलब कि कंपटीशन में ये जीत जाएगा। जैसे I- है Br- है, सोल्यूशन के अंदर I- है Br- है, तो दोनों में से सबसे पहले कौन जाएगा एनोड पे ऑक्सीडेशन करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है I-। क्यों, क्योंकि सीरीज में I- आगे है ना। तो हम डिस्चार्ज पोटेंशियल हमेशा कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसके बेस पे हम एक सीरीज बना दिए, उस सीरीज को याद रखो, प्रोडक्ट अपने आप बना लेंगे, ठीक है। तो जैसे अभी हम क्या दिए थे तुमको NaCl एक्वस, तो NaCl एक्वस में क्या था Cl- था और वाटर था, क्या था, एक मिनट, Cl- था वाटर था। तो Cl- और वाटर में कौन जाएगा ऑक्सीडेशन करने के लिए, तो Cl- और वाटर में ऑक्सीडेशन करने के लिए कौन जाएगा, तो सबसे पहले सीरीज देखो, सीरीज में देखो Cl- कहां पे है, देखो यहां पे है, वाटर कहां पे है पीछे है, आगे कौन है Cl-, इसलिए Cl- वाटर से पहले चल जाएगा कहां पे एनोड पे, और क्या कर जाएगा ऑक्सीडेशन कर जाएगा। तो Cl- का क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो जाएगा, Cl- का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो अब यहां से Cl- का ऑक्सीडेशन होकर कहां चला जाएगा Cl2 में, तो अब जो एनोड पे निकलना था प्रोडक्ट वो क्या निकलेगा Cl2। वाटर का अगर वाटर का ऑक्सीडेशन होता तो क्या प्रोडक्ट निकलता, तो वो भी केस देख लेते हैं कि अगर वाटर जीत जाता, जैसे मान लो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते किसका नाइट्रेट का और H2O का, तो नाइट्रेट और वाटर के केस में अगर सॉल्यूशन में नाइट्रेट है और वाटर है तो दोनों में सबसे आगे कौन वाटर, तो वाटर नाइट्रेट के जगह पे कहां चला जाता एनोड पे, क्या करने के लिए ऑक्सीडेशन करने के लिए। बात समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो वाटर का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो देखो वाटर का ऑक्सीडेशन से क्या निकलता है O2 गैस, तो वाटर का ऑक्सीडेशन से O2 गैस, वाटर के रिडक्शन से H2 गैस, तो O2 गैस निकला यहां से और H+ और इलेक्ट्रॉन निकला। तो वाटर देखो, वाटर यहां का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो सबसे पहले फिर से बताए हैं क्या H+ और OH- के फॉर्म में ब्रेक कर दो। अब H+ का रिडक्शन करा देना है तो OH- का ऑक्सीडेशन करा देना है, तो OH- का ऑक्सीडेशन होकर कहां चला जाएगा, तो O कहां पे होता है इसमें -2 में, O -2 में होता है, तो इसका क्या हो जाएगा क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना। तो ऑक्सीडेशन होकर कहां चला गया 0 में, है ना। तो O-2 का ऑक्सीडेशन हो गया। अब बचा कौन H+, है ना। तो टोटल कितना है H+ कितना हो 2 दूना 4, है ना। तो इसका 2 और इसका 2, तो टोटल H कितना हो गया 4 है, तो देखो 4 मोल H+ है। और इलेक्ट्रॉन O2- से O2 बनने में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन क्यों निकला, क्योंकि O कितना मोल है 2 मोल है, आगे 2 लगा हुआ, इसका मतलब 2 मोल ऑक्सीजन है। तो इस कहां चला गया ये O2 में, तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन उसको रिलीज करना पड़ा ताकि O2 में ये कन्वर्ट हो जाए, है ना। कि O सिंगल O-2 से 0 में गया, फिर 2 मोल ऑक्सीजन था यहाँ पे, है ना, इसलिए 2 दूना 4 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। तो स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है -1.23, रिडक्शन पोटेंशियल कितना था -0.83, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है -1.23, और E0 इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ जो H+ है, देखो पूरे में एनायन ये है, तो सॉल्यूशन में यही होगा, तो इसका 1 मोलरिटी क्या है इसका कंसंट्रेशन, तो 1 मोलरिटी कंसंट्रेशन है H+ का, इसलिए इसका SOP का वैल्यू को हम किसके फॉर्मेट में लिखे SOP के फॉर्मेट में, OP नहीं लिखे हैं, इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि H+ 1 मोलरिटी के फॉर्म में है। 1 मोलरिटी अगर है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड स्टेट पे है, इसलिए नोट लगाएंगे और S लगाएंगे और वैल्यू क्या आ जाएगा -1.23, ठीक है। आगे चेक करो,
अगर pH 7 है, pH 7 का मतलब क्या, H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आ गया, 10 टू द पावर -7 है ना, 10 टू द पावर -7 कंसंट्रेशन आ गया। अब देखो पहले कितना था, 1 मोलरिटी तो बोल रहे थे स्टैंडर्ड स्टेट पे, अब 1 मोलरिटी नहीं है, कितना है, 10 टू द पावर -7 कंसंट्रेशन H प्लस का, है ना। तो अगर H प्लस का 10 टू द पावर -7 कंसंट्रेशन है तो अब ये स्टैंडर्ड स्टेट पे नहीं रहा। अच्छा ये नॉट नहीं है ना, यहाँ पे EOP होगा, स्टैंडर्ड स्टेट है ही नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे और S नहीं लगाएंगे, और वैल्यू क्या आया -0.82, -0.82, और इसको याद नहीं रखना है, याद इसी को रखना है -1.23। तो वाटर का क्या रखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट वाला याद रखना है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या हुआ, सबसे पहले कि हम कंपटीशन चेक करने के लिए सीरीज चेक करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट बताना हो, जैसे हम पूछे क्वेश्चन क्या पूछता है कि NaCl एक्वस है ना, और NaCl एक्वस है तो एक प्रोडक्ट क्या बनेगा इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो वो बताने के लिए हम क्या चेक करेंगे कि एक्वस है मतलब पानी भी है साथ में, एक्वस नहीं होता तो पानी नहीं होता, है ना। एक्वस पानी आया तो एक से ज्यादा कैटायन हो गया, एक से ज्यादा एनायन हो गया, इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़े हैं, अदरवाइज नहीं पढ़ते, है ना। तो NaCl एक्वस है तो इसमें से Na+ और वाटर के केस में कौन जल्दी जाएगा रिडक्शन करने के लिए, वो चेक करने के लिए सीरीज चेक करेंगे, ठीक है। और अगर वाटर कर जाता है रिडक्शन या ऑक्सीडेशन तो उसके केस के लिए वाटर का हम रिएक्शन भी हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो वाटर का रिडक्शन का रिएक्शन चाहे ऑक्सीडेशन का रिएक्शन, दोनों हम ट्रिक सिखा चुके हैं कैसे याद रखना है, ठीक है। और उसका SOP वैल्यू और SRP वैल्यू भी याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे क्वेश्चन जो हमको बनाना पड़ेगा, इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज आता है कि ये जो वाटर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाए हैं, है ना, तो वाटर का ऑक्सीडेशन रिडक्शन करा करके हम प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे कि क्वेश्चन में कैसे कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसमें देखो ये जो प्रोडक्ट अभी बन रहा है वाटर का ऑक्सीडेशन चाहे रिडक्शन या किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, तो वो केवल कैटायन और एनायन कितना है कितना नहीं है इस पर डिपेंड नहीं करता, इसमें प्रोडक्ट चेंज हो जाता है इलेक्ट्रोड के कारण भी। इलेक्ट्रोड दो टाइप का होता है, एक्टिव और इनएक्टिव। तो इलेक्ट्रोड अगर एक्टिव है चाहे इनएक्टिव है, उसके वजह से भी प्रोडक्ट हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का चेंज हो जाता है ना। जैसे अभी एक से ज्यादा कैटायन हो, एक से ज्यादा एनायन हो, उसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट चेंज हो जा रहा था। जैसे एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है NaCl में, तो सिंपल Na का क्या हो जाता है रिडक्शन, लेकिन पानी डाल दिए तो अब वाटर का हो जा रहा है रिडक्शन, तो हमारा प्रोडक्ट चेंज हो गया। तो एक चीज और पे डिपेंड करता है क्या, इलेक्ट्रोड पे, कि अगर इलेक्ट्रोड इनएक्टिव है और एक्टिव है तो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट इसका चेंज हो जाता है। तो वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, है ना। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।